जो भी है। तो बेसिकली क्या हुआ इस क्वेश्चन में, फैक्ट्री ने ए बनाया, ए ने बी बनाया। फैक्ट्री का ए बनाने का रेट है आर, इसके डिके करने का रेट है लैम्डा, डिके कांस्टेंट है लैम्डा। तो उसके बनने का रेट हुआ आर, डिके करने का रेट हुआ लैम्डा एन वन। तो डी ए बाई डी टी या डी एन वन बाई डी टी कितना हो गया, आर माइनस लैम्डा एन वन। जब आप इसको ठीक से मैनिपुलेट करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड एन वन इज इक्वल टू इतना। ठीक है, उसको याद नहीं करना है, क्योंकि असली में तो ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं ना, फैक्ट्री थोड़ा ना बनाती, फैक्ट्री से थोड़ा ना बनता है कोई चीज़। लेकिन हाँ, किसी चीज़ के प्रोडक्शन का रेट कांस्टेंट हो सकता है। ये भी ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई कांस्टेंट रेट से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो नहीं सकता या कोई न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। हो सकता है, इनफैक्ट नेचर में होता है। उसका किस केस में होता है उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर नेचर में ऐसा होता है कि कोई चीज़ कांस्टेंट रेट से बन रही है और वो चीज़ बाद में डिके भी कर रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये जो डी एन वन बाई डी टी है, ये आर माइनस लैम्डा एन वन है, ये अपनी बेसिक इक्वेशन बनेगी, इससे अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। एन वन निकल जाएगा। बी निकालने के लिए क्या बोलेंगे, जितना ए से फैक्ट्री ने ए बनाया था उसमें से जो बच गया वो बच गया, बाकी बी में कन्वर्ट हो गया। तो एन टू कितना हो गया, फैक्ट्री ने कितना बनाया आर टी माइनस एन वन, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन वन निकालना था तो इसका ग्राफ बना के निकाल सकते हो, नहीं तो एन वन का रेट ऑफ चेंज को जीरो करके निकाल सकते हो। एन वन कितना आया, आर बाय लैम्डा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सीरीज डीके का। अभी तक सीरीज डीके हमने पढ़ा नहीं है, पर सीरीज डीके की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन था कि ए बन रहा है किसी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट से और उसके बाद ए डीके भी कर रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड दिखाइए ना एक बार। क्वेश्चन अगर कॉपी करना है, नहीं किया तो प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और क्या। आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया कॉपी। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये आपका प्रॉपर सीरीज डीके है। इसमें क्या होगा, ए डीके करके बनाएगा बी और बी डीके करके बनाएगा सी। ए का डीके कांस्टेंट है लैम्डा वन, बी का डीके कांस्टेंट है लैम्डा टू। ए इनिशियली एन नॉट है, बी और सी एबसेंट है। ये कब की बात है, टी इज इक्वल टू जीरो की बात है। टाइम टी पर मुझे ए का नंबर एन वन निकालना है, बी का नंबर एन टू निकालना है और सी का नंबर एन थ्री निकालना है। ठीक है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट एन वन, एन टू एंड एन थ्री इफ, इसमें दो पार्ट है। पहला, लैम्डा वन इज ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा टू, और दूसरा लैम्डा वन इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा टू। दोनों ही केसेस में मुझे, मतलब एक तो जनरल केस में निकालना है उसको, ये दो स्पेशल केस भी सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हम्म। क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ यस सर। सर। तो पहले बात करते हैं ए की। ए के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, डी एन वन बाई डी टी इज इक्वल टू, या माइनस डी एन वन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन एन वन। इसको लैम्डा टू से मतलब थोड़ा है, मतलब है क्या ए को, बताइए, बोलिए।
भैया ए ने बी बना दिया, बी ने आगे क्या किया, उससे क्या मतलब है इसको? समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। भाई पेरेंट्स ने जीवन में कितने पैसे कमाए, क्या काम किया, इससे बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है। पर बच्चे ने जीवन में क्या किया ना, इससे पेरेंट को कोई खास फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल ऑब्वियसली हो सकता है, बट फाइनेंशियली कोई खास फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स को, राइट? पेरेंट्स हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहते हैं, है ना? सर लैम्डा वन एन नॉट नहीं होगा? बेटा वो तो एन नॉट तो इनिशियल होगा ना, टाइम टी के बाद क्या होगा, एट टाइम टी, तो यही क्वेश्चन लिखोगे ना। एन नॉट तो इनिशियल है ना बेटा, लेकिन हाँ। हमेशा कांस्टेंट रेट थोड़ा ना घटेगा, एन नॉट तो चेंज होता रहेगा, तो ये भी चेंज होता रहेगा ना। हाँ सर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, ये तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। एन वन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा वन टी, है ना? ये तो इस चैप्टर में बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं ना हम लोग, ये तो बेसिक है ना डीके का, राइट? यस सर। चलो फिर अब चर्चा करते हैं बी के बारे में। बी में असली गेम है। डी एन टू डी टी कितना होगा सर? ए से बनेगा और अलग से डीके कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए से किस रेट से बनेगा, लैम्डा वन एन वन रेट से बनेगा, और डीके कर जाएगा किससे, लैम्डा टू एन टू रेट से, राइट? है ना? अब मैं अगर ये एन वन यहां से यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा वन टी माइनस लैम्डा टू एन टू। ध्यान दीजिएगा, एन टू यहाँ पे वेरिएबल है और टाइम टी की टर्म्स में काम करना है, मतलब दो वेरिएबल कौन कौन से, एन टू और टी, एन नॉट कांस्टेंट है, राइट? इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? ये मैंने आपको आज तक नहीं पढ़ाया। कोई नहीं बताएगा? कोई तो बता दो यार, इतनी तो हेल्प कर दो मेरी, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। हम्म ये वर्ड सुना है कभी कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो फिर हम आगे ही बढ़ जाएंगे, और सुन रखा है तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर लिखूंगा। सुना है कभी? बोलो, सुना है कि नहीं सुना? अरे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर खत्म हुआ है आप लोगों का कि नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। तो बोलो ना नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा ही नहीं सकता, और अगर सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो उसमें मेरे लिए सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वंस यू स्टडी दिस चैप्टर एंड स्टडी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है? तो और वो मैं अभी यहाँ आपको नहीं पढ़ा सकता, फिजिक्स की क्लास है ये। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करके आंसर निकल जाता है। लैम्डा टू विल बी इक्वल टू lambda 1 n naught upon lambda 2 minus lambda 1 times e to the power minus lambda 1 t minus e to the power minus lambda 2 t। गंदा आंसर है ना बेटा? हाँ सर। तो याद थोड़ा ना करना है, आंसर तो
ऐसा ही सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये सॉल्व करने के लिए। वंस यू नो दीज थिंग्स, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए इसके बाद भी कि मैं बोल रहा हूँ एकदम बेसिक है, जिसको सॉल्व करने का आपको कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैंने आपने इंटीग्रेशन में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, ये मत सोचिएगा आपको इंटीग्रेशन वाला पोर्शन आ गया है, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स आ गई, इंटीग्रल मैथमेटिक्स आ गई। जब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को ठीक से पढ़ के अच्छे से सॉल्व करके उस पर कमांड नहीं बना लेते, तब तक आपका कैलकुलस खत्म नहीं होगा। ठीक है, शुरू हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, कब शुरू होगा? सर अभी तो इंटीग्रेशन ही स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास हुआ है। अच्छा ठीक है, जो भी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हो जाएगा तो फिर बेटा आप जा अब मैथ्स में टाइम देना शुरू कर दो, अगर इंटीग्रेशन शुरू हुआ है अभी तो। ठीक है, बहुत टाइम देना होगा आपको मैथ्स में पढ़ाई का। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी में मैथ्स का सबको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो अभी, जब तक आपका ये चल रहा है, कैलकुलस चल रहा है। ठीक है, अभी तो काफ़ी दिन चलेगा, बट जो भी है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे, अरे ये लैम्डा टू नहीं है, एन टू है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके सर, अब सी के बारे में बात कर लें। दो चीज़ों के बारे में बात कर ली सर, सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी कितना बनेगा भाई? तो सर मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि डी एन थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा टू एन टू। ये एन टू यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, सॉल्व करूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलो, सी कैसे बन रहा है? बी से ही बन रहा है ना भाई? यस। हाँ सर। पर इसमें तो बड़ी मेहनत है यार, ऑलरेडी इतनी मेहनत करें फिर से इतनी मेहनत करें ना। नो, ऐसा क्यों करें हम लोग? कोई और उपाय नहीं है क्या? है ना सर, एक उपाय ये है सर कि एन टू प्लस एन, सॉरी, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इज इक्वल टू एन नॉट। एन वन पता है, एन टू पता है, तो एन थ्री निकल जाएगा, है ना? हाँ सर। समझ में आई बात? यस सर। सो मुझे सी भी मिल गया, मतलब सी के नंबर भी मिल गए सब, एन वन एन टू एन थ्री तीनों मिल गए। अब रही बात ये वाली, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली कि भैया अगर लैम्डा वन लैम्डा टू से बहुत बड़ा है तो एन वन एन टू एन थ्री कैसे होंगे, और लैम्डा वन अगर लैम्डा टू से बहुत छोटा है तो एन वन एन टू एन थ्री कैसे होंगे, है ना? यही ना बात? तो देखो यार, अगर आप बोलते हो लैम्डा वन बहुत बड़ा है ना, तो इसमें तो कोई एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि लैम्डा वन बहुत बड़ा है, एन वन तुरंत डीके कर जाएगा एन टू में, है ना? बोलो, यस सर। अगर लैम्डा वन बहुत बड़ा है तो ये तो तुरंत तुरंत बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी शुरू होगा कहां से? एन नॉट से शुरू होगा बेसिकली। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ एन वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, सॉरी एन वन बोल रहा हूं, इफ लैम्डा वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा टू, तो एन वन तो तुरंत जीरो हो जाएगा वेरी क्विकली, राइट? एन टू कितना हो जाएगा? एन सारा का सारा ये तुरंत बी में कन्वर्ट हो गया, बी डिके कर रहा है, तो एन टू हो जाएगा एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टू टी। यस और नो? हम्म, है ना? ऐसे भी देख लो इसको, देखो
लैम्डा 1 बहुत बड़ा है तो ये तो बहुत छोटा हो गया, ई की पावर में बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, तो ये बहुत छोटा हो गया, तो इसको निगलेक्ट कर दो। ये क्या बचा, माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा टू टी, उसका लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बहुत बड़ा है, तो लैम्डा 2 को इसका हमने निगलेक्ट करो, तो लैम्डा 1 कैंसिल हो गया, माइनस बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया ना ये एक्सप्रेशन, आया हाँ कि नहीं। सर। यस। दूसरा, अगर लैम्डा 1 बहुत छोटा है, सॉरी हाँ लैम्डा 1 बहुत छोटा है, लैम्डा 2 बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, ए थोड़ा सा बी बनाएगा, बी तुरंत सी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, हाँ है ना। तो एन टू इसमें हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एन वन तो यही रहेगा। समझ में आई बात। यस बस हो गया। सर, और N2 जीरो का मतलब B बनेगा ही नहीं। अरे बी जैसे ही बनेगा तुरंत सी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि लैम्डा 2 बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब B रहेगा ही नहीं ना। हाँ बी स्टेज में रहेगा, बनेगा पर तुरंत खत्म हो जाएगा। और उसको यहाँ पे भी देख करके देख लेते हैं, अगर लैम्डा 1 बहुत छोटा है लैम्डा 2 से, लैम्डा 1 अगर लैम्डा 2 से बहुत छोटा है, तो ये लैम्डा 1 निगलेक्ट हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 बहुत बड़ा है, इसलिए जीरो हो गया, तो एन टू हमेशा जीरो रहेगा, है ना। हाँ सर। तो ये दो केसेस काफ़ी आसान हो जाते हैं, राइट। बट अदरवाइज आपको एन टू के लिए सॉल्व करके ये पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर खत्म करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह सब यूज़ करके पहुंचना होगा, ऐसे तुरंत नहीं पहुंच होगा ये। मतलब मैथ्स से अगर यहाँ पहुंचना है तो मेहनत मतलब सीखने वाली बहुत मेहनत है। ये क्वेश्चन आसान है बट यहाँ तक ये तब आसान होगा ना जब सीख जाओगे, राइट। सर, एग्जाम में आता है? क्या सीरीज डीके आ सकता है, क्यों नहीं आ नहीं, सकता। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सॉल्व करने वाला हाँ पार्ट। क्यों नहीं आ सकता, बेटा मैथ्स का तो एकदम बेसिक पोर्शन है ना वो। हाँ हाँ। सर, तो जेई में, हाँ बिल्कुल आ जेई सकता, बिल्कुल आ सकता, क्यों नहीं आ बोर्ड सकता। लेवल पे नहीं आएगा? क्या, बोर्ड लेवल पे? नहीं बोर्ड लेवल पे कभी ना आएगा, जीवन में ना आएगा, ठीक है। ठीक है सर। अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कुछ नहीं होता, इस इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तुरंत सॉल्वेबल बन जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, नंबर से नहीं, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, एल एच एस आर एच एस को, उसका तुरंत सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है। किस ओके सर। किस किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए एक मेथड होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक मेथड होता है, वो मेथड सीखने वाली बात है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा उसके लिए भी मेथड होता है, ठीक है। मतलब पूरा रट्टूत होता है ये जो चैप्टर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा रट्टूत होता है चैप्टर मैथ्स का। ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा तो ये करेंगे, क्यों करेंगे भैया, क्योंकि अंत में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। समझ में आई बात, क्यों करेंगे, क्योंकि वैसा करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अंत में। आप जब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये करने से मेरा एक्सप्रेशन आगे चल के इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए मैं ये वाला मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फिलहाल आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मालूम है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया, ओके। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका कौन सा डीके, सीरीज डीके खत्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सीरीज डीके का। हाँ सर। चलो फिर अब शुरू करते हैं नया, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन, देखो क्या होता है फिशन में। वी ऑलरेडी नो दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस number of nucleon graph, right. The graph looks something like this, है ना, ऐसा है ना ग्राफ।
फिशन में क्या होता है, वी नो की जो बीच के जो साइज ऑफ न्यूक्लियस हैं, बीच के जो न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल हैं, मोर स्टेबल। यहाँ वाले अनस्टेबल, यहाँ वाले अनस्टेबल हैं। फिशन में क्या होता है, हम यहाँ के एक न्यूक्लियस को तोड़कर स्टेबल रीजन के दो न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब सॉरी बेसिकली एनर्जी घटी, तो इसलिए यहां पे क्या हुआ, कुछ एनर्जी बची हुई रिलीज हो गई, राइट। तो बेसिकली किसी चीज के टुकड़े करके मतलब बड़े न्यूक्लियस के मिड साइज न्यूक्लियस में टुकड़े करना, उससे एनर्जी निकालना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ओके बेटा, लिखना हो तो क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग ऑफ अ लार्जर न्यूक्लियस इनटू टू मिड साइज न्यूक्लियस टू गेन सम एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, हम लोग जो न्यूक्लियर फिशन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसका, यूरेनियम का। किसका पढ़ने वाले हैं, यूरेनियम का। यूरेनियम के नेचर में दो आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से दो आइसोटोप्स होते हैं मालूम है आपको, किसी को पता है? यूरेनियम एटॉमिक नंबर होता है उसका 92, याद रखना ये नंबर। मास नंबर उसका होता है 235, और दूसरा होता है यूरेनियम 92 238। ओके, ये दोनों स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये पाया जाता है दुनिया में 99.3%। 99.3% यूरेनियम जो है ना, वो यूरेनियम 238 की फॉर्म में होता है। और यूरेनियम 235 कितना बचा, 0.7%, राइट। अब आप मुझे बताइए हमारे इस काम के लिए कौन सा यूजफुल होने वाला है हमारे लिए? ऑब्वियसली, ऊपर। ऑब्वियसली वही जो कम मिले, राइट। हाँ तो हमारे काम का कौन है, यूरेनियम 235 काम का है। वाह भाई, ये भी मतलब है ना, झमेला है ना ये भी, कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत ये कि ऐसा नहीं कि यूरेनियम 235 अपने आप टूट जाएगा। तो न्यूक्लियस को तोड़ोगे कैसे, कैंची से काटोगे? नहीं सर, कैंची तो बहुत बड़ी होती है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। हाँ थोड़े से मारेंगे सर, हथौड़ा तो और बड़ा होता है, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, कैसे तोड़ें? तो बेटा हम तोड़ नहीं सकते न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, राइट। तोड़ सकते हो क्या, दबा के तोड़ दोगे, पटक के तोड़ दोगे, कैसे तोड़ोगे बताओ? यूरेनियम बहुत छोटा होता है, हम लोग उसे तोड़ नहीं सकते, वो अपने आप ही टूटेगा जब टूटेगा तो। ओके बेटा, ओके सर। वो जब भी टूटेगा अपने आप टूटेगा। अब दिक्कत ये, यूरेनियम 235 अपने आप नहीं टूटता, क्योंकि ये स्टेबल है, दुनिया में मिलता है। तो अगर अपने आप टूट जाता है यूरेनियम 235 तो मिलता कैसे हमें, है ना। तो सर हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, बेटा टूटता है और स्पॉन्टेनियस फिशन किसका होता है, उसका होता है जो मिलता ही नहीं है। यूरेनियम 236 का होता है, ओ भाई 236 का होता है। अब सर ये कहाँ से लाएं, दिस इज नॉट अवेलेबल इन नेचर। तो सर अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि सर जैसे ही बनेगा वैसे ही टूट जाएगा, तो अवेलेबल होगा कैसे? समझ में आई बात, है ना। सर तो जब अवेलेबल नहीं है तो पता कैसे चला सबको कि यू बेटा 236? इसलिए साइंटिस्ट लगे हुए ना इतने सालों से जीवन में, है ना। ठीक है, चलो। तो क्या है, यूरेनियम 236 अगर दुनिया में होगा तो जैसे अमीबा जैसे रिप्रोड्यूस करता है ना, उसी तरीके से ऑटोमेटिकली ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा। ओके, यस सर। ये स्पॉन्टेनियस है। इस प्रोसेस में आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे, या पोटेंशियल एनर्जी बोल देता हूँ, जो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल कुछ ऐसे वेरी करेगा।
यहाँ पर कुछ लेवल है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर स्टेबल हो जाए, राइट। पढ़ा होगा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिस्ट्री में। हाँ सर। यस सर। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये जो एनर्जी गैप है इसको क्या बोलते हैं? बैरियर एनर्जी। आई मतलब ऐसा कुछ नाम होगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, बट ऐसा कुछ नाम है। बैरियर एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहते हैं केमिस्ट्री में, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहते हैं, कोई बैरियर एनर्जी कहते हैं। तो सर यूरेनियम 236 को ये बैरियर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पहले तो यूरेनियम 236 आएगा कैसे, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। पर सर यूरेनियम 236 को बैरियर एनर्जी मिलेगी कैसे, है ना? वो कौन देगा? यहाँ से यहाँ में क्यों कर जाएगा सर ये? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कैसे ये? हाँ सर। हाँ सर। तो उसका जवाब है आपका डेल्टा एच इन सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। कितना होता है बताइए तो? कुछ याद आ रहा है? अनसर्टेनिटी नहीं, क्या था ये? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ना हाइजेनबर्ग का, कभी तो पढ़ा था सर। क्या था ये बताइए ना, हाँ क्या था ये? बोलो ना भाई। टू h/2 पाई। h/2 था ना। इसी को मैनिपुलेट करके डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी निकलता है। मतलब वी कैन नॉट नो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एग्जैक्ट टाइम। पता है, एनर्जी कंजर्वेशन की ऐसी तैसी कर रखी लोगों ने, ठीक है। होता क्या है कि क्योंकि एक बहुत ही, अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दोगे तो एक तो एकदम बहुत ही छोटे प्रिसाइज टाइम के लिए डेल्टा ई बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है। इसलिए एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए आउट ऑफ थिन एयर दिस यूरेनियम कैन गेट सम एनर्जी। ओके, समझ में आया कि कुछ ज्यादा रैंडम हो गया? ज्यादा हाँ रैंडम हो गया। और ये इसकी वैल्यू h/4 पाई आती है कि h बाय कुछ होती है, मतलब h समथिंग समथिंग से कुछ होता आता होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा प्रोसेस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ आपको, HC वाला साहब चाहो तो पढ़ लेना, HC वाला में दे रखा है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और इससे ये इसमें कन्वर्ट होता है और उसका तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ही है। तो यूरेनियम 236 जो है ना ऑटोमेटिकली टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है, बनते ही टूट जाता है, वो टिकता ही नहीं ज़्यादा देर। ओके, अब तो सर मतलब अगर यूरेनियम 236 हो हमारे पास, अगर यूरेनियम 236 हो हमारे पास तो फिशन हो जाएगा, है ना? हाँ सर। लेकिन है ही नहीं। झमेला तो यही है ना कि है ही नहीं। कोई बात नहीं, 235 है ना भाई। यूरेनियम 235 में क्या है सर? 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है। और यूरेनियम 236 में क्या है सर? प्रोटॉन तो 92 ही है, लेकिन 144 न्यूट्रॉन है, राइट? है ना? है ना? यस सर। अब 143 नंबर तो आप लोग जानते ही होगे, राइट? कि नहीं जानते हो? क्या हुआ, ये जो यूरेनियम 235 है, इसने बड़े प्यार से एक न्यूट्रॉन को बोला 143 आई लव यू। न्यूट्रॉन ने बोला ओके मैं आ रहा हूं, ठीक है, और इसके अंदर घुस गया। क्या बन गया? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 236। 236। इसने प्यार से बुलाया और प्यार से दोनों जुड़ गए और हो गया धमाका, राइट? यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो
ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब समझो बात को, मैंने बोला प्यार से बुलाया, मतलब पता है क्या है, ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये स्लो मूविंग होगा। क्या होगा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा। 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, चलो तो इसको फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। सर U 236 के बाद किस में ब्रेक हुआ है? आएंगे ना एक्स और वाई में, ठीक है। हो गया सर। हो गया। तो देखिए एक्चुअली में इक्वेशन क्या होती है, एक न्यूट्रॉन स्लो मूविंग प्लस एक यूरेनियम 235 ने बनाया यूरेनियम 236, जिसने बनाया कुछ x प्लस कुछ y प्लस 2 और 3 न्यूट्रॉन। आहा, समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा। न्यूट्रॉन कहीं से भी मिल गया इसको, तो जितने न्यूट्रॉन मिले उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन इसने वापस निकाल दिए, राइट। हाँ सर। फर्क क्या है, एक्स और वाई क्या होगा? तो देखो यार, कोई चीज़ समझो, जब धमाका होता है तो हर बार क्या एक ही तरीके से टूटता है? मतलब अगर आप एक ग्लास को, दो आइडेंटिकल ग्लास लोगे, उसको अगर हाथ से पटक दोगे ज़मीन पे, तो क्या हर बार ग्लास एक ही तरीके से टूटेगा? नहीं सर। No, sir. तो वैसे ही एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार यूनियन टूटा तो कुछ x1 और y1 मिला, दूसरी बार टूटा तो x2 और y2 मिला, तीसरी बार टूटा तो x3 और y3 मिला। डिपेंडिंग ऑन x एंड y कितने न्यूट्रॉन बचे, दो, या कभी दो मिलेंगे कभी तीन मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। तो सर ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं सर। क्या सारे याद करने हैं? नहीं, कोई एक याद कर लो या ज़्यादा से ज़्यादा दो याद कर लो। मैं एक लिख रहा हूँ, चाहो तो आप बुक से ढूंढ ढूंढ के एक और याद कर लेना। क्या है, एक एक तो याद रखना पड़ेगा, यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन 0 1 will give uranium 92 236, which will in turn automatically break into beryllium 56 141 plus krypton 36 92 plus 3 न्यूट्रॉन 0 1, ठीक है, प्लस एनर्जी। देखो मैंने ये वाला क्यों याद किया बताऊं? क्योंकि मेरे को ना इतने सारे नंबर याद करने कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा ना। तो मैंने वही किया कि यार देखो, सुपर हरकतें हो रही, सुपर, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा भयंकर एनर्जी मिलती है ना न्यूक्लियस में। तो सुपरमैन को याद करो, क्रिप्टोनियम आ गया, मतलब क्रिप्टन आ गया, ठीक है ना। यहाँ 92 था, यहाँ 92 लिख दो। और हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा था तो 3 ही न्यूट्रॉन निकालते थे हम लोग, राइट। तो 3 न्यूट्रॉन निकाल दो, है ना। प्लस जो कुछ भी बचा, नाम मेरे को याद नहीं था शुरुआत में, तो मैंने इसको अभी के लिए एक्स बोल दिया, ठीक है। एक यहाँ का याद कर लिया तो एक नीचे का याद कर लेता हूँ। 56 बड़ा काम का नंबर था इस चैप्टर में, अब तक 56 वाला, वो 56 मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरे को ये 56 याद है तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ, मेरे को अगर पीरियड टेबल याद होगा तो। वैसे क्यों निकालूँ, मैं याद ही कर लूँगा बाद में, ठीक है। अब अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इधर 236 है ना, 92 प्लस 3 95, बचा कितना 141, इधर 92 है ना 56, बचा कितना 36, राइट। ये x की वैल्यू बस मेरे को याद करनी पड़ी। मेरे को नंबर्स बड़े आसानी से याद हो गए थे वाले, क्योंकि इस चैप्टर से 92 का यही 92 उधर यूज़ करना है,
एक छप्पन यूज़ करना है, तो मेरे को आसानी से याद हो गया था, और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब देखो इतना सिंपल नहीं है, मतलब कि मतलब इतना कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ याद करने की, क्योंकि वो कोई ट्रिक मेरे पास भी नहीं है। बट मैंने कैसे याद किया था, थोड़ी मेहनत करके मैंने वो बता दिया। बाकी आपकी चॉइस है, किसी को डायरेक्टली याद हो जाता है तो, पर कम से कम कोई एक याद रख लो। क्योंकि यार अगर सब्जेक्टिव एग्जाम मान लो बोर्ड में आ गया और हाँ एक्स और वाई लिखना पड़ रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लगेगा क्या अच्छा? हम्म। नहीं सर। हाँ सर। तो इसलिए कोई एक याद कर लो। ठीक है, हो सकता है जी टीचर उसका भी नंबर दे दे आपको, पर आपको लिखने में तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा ना उस वक्त, लिखते वक्त तो। हो गया सर। नहीं तो ऐसे याद कर सकते हो, बकरा, कुछ भी करके। अब जबरदस्ती याद करना है तो कुछ भी कर लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। तो अब मुसीबत समझो। सर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब एक न्यूट्रॉन डाला उधर तीन निकला, तो सर वापस तीन रिएक्शन होंगी, है ना। यही दिखने में ही लग रहा है ना। एक हाँ सर। एक एक अपने पास यूरेनियम था, उसमें एक न्यूट्रॉन मारा अपन ने, तो ये कन्वर्ट हो गया, तीन न्यूट्रॉन मिल गए हमें। तीन न्यूट्रॉन के हाथ पर तीन और जुड़ गए, तो उससे और नौ हो गए सर। और इस तरीके से चेन रिएक्शन हो गया, एनर्जी मिल गई। बचपन में तो ऐसे ही दिखाया गया ना आप लोगों को स्कूल में, है ना। हाँ हाँ सर। पर एक प्रॉब्लम है, इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां जो निकल रहा है इसकी एनर्जी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी एनर्जी मिली थी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है हर रिएक्शन में। ओके बेटा, समझ में आया? तो यहाँ एनर्जी मिल रही है 200, जिसमें से न्यूट्रॉन कितना लेके जा रहा है? एक एक न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जा रहा है। और हमें चाहिए कितनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन कितने, हमें कितनी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन चाहिए? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। तो सर ये इसमें कन्वर्ट कैसे होंगे? इतना आसान तो नहीं लग रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेके भाग गए, राइट, है ना। यस। तो अब इनकी एनर्जी घटानी पड़ेगी। कैसे घटाएं सर? बॉम्ब बना रहे हैं हम लोग, मैं आपको बॉम्ब बनाना सिखा रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। चैप्टर के एंड तक आपको पूरा बॉम्ब बनाना आना चाहिए, इस टॉपिक के एंड तक, ठीक है। हर एक प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? तो इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी घटानी पड़ेगी ना, कि नहीं घटानी पड़ेगी? हाँ सर, घटानी पड़ेगी। ओके, कैसे घटाएं सर? बे, छोड़ दोगे ऐसे ही कोलाइड करते करते घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, है ना। अगर छोड़ दोगे तो इधर उधर कोलिजन कर करके अपने आप एनर्जी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी न्यूट्रॉन्स की? काइनेटिक एनर्जी तो है, हाँ सर। ठीक है। सो जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो न्यूट्रॉन्स थे, बहुत सारे कोलिजन करते हैं, और बहुत सारे कोलिजन करने के बाद क्या बनता है उनसे? अप्रॉक्सीमेटली 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन बनते हैं। ओके, है ना, है ना। बोलो ना भाई, यही ना बताया ना मैंने। हाँ सर। पर उसके लिए क्या चाहिए? देयर फॉर वी नीड, हमें ये चाहिए कि वो जो न्यूट्रॉन है वो बाहर ना निकल जाए, राइट। हाँ। वो बाहर ना निकल जाए, हमारे यूरेनियम के अंदर ही रहे। सो वी नीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम, राइट। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए होगा ना।
ताकि जो न्यूट्रॉन निकला है, न्यूट्रॉन खटार 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 कोलाइड करते करते गलती से बाहर ना निकल जाए। अगर कम रहेगा तो निकल जाएगा ना बाहर, राइट? हाँ सर। तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए, क्योंकि उसे न्यूक्लियस से कोलिजन करेगा ना वो, तभी तो एनर्जी लूज करेगा। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए, कॉल्ड, ये मिनिमम अमाउंट क्या कहते हैं? क्रिटिकल मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल मास। ओके। और क्रिटिकल मास काफ़ी बिजनेस में भी बहुत यूज होने वाली टर्म है। एक मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर जिसके बाद बिजनेस अपने आप ग्रो करने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मास कहते हैं, राइट? तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम जिसके बाद फिशन अपने आप होता रहे, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मास कहते हैं। पर एक प्रॉब्लम है इसमें, इस रास्ते में बीच में कहीं पर 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटते घटते 60 70 50 70 मतलब कुछ आएगी ना इसके। जैसे ही ये न्यूट्रॉन आएगा, पहले ये बनेगा फिर ना वो बनेगा, तो जैसे ये न्यूट्रॉन बनेगा इसको कोई और खा जाएगा। कौन? कैप्चर्ड बाय यूरेनियम 235, तो 238 ले। एक तो भैया यूरेनियम 238 तुम फिजन कहते नहीं हो, ऊपर से जिस समय फिजन करा रहा हूं 235 को, उसका खाना तुम खा जाते हो, मेरे फिशन को रोक देते हो, है ना? हाँ सर। और ऊपर से तुम 99.3% हो। तुम बड़े निकम्मे और नालायक किस्म के हो, है ना? क्या करेंगे? प्यूरिफाई यूरेनियम 235। आपको 238 हटाना होगा। सर कैसे हटाएं सर? ये भी यूरेनियम, दो भी, वो भी यूरेनियम, कोई भी रिएक्शन कराएंगे जो 235 करेगा वही 238 करेगा, हाँ या ना? अंदर अंतर क्या है? सिर्फ अंदर एक 3 न्यूट्रॉन का ही अंतर है ना भाई। बाहर इलेक्ट्रॉन देखी जैसे दोनों के पास, तो रिएक्शन तो दोनों सेम टू सेम करेंगे। हाँ सर। फंस गए फिर से। हाँ सर। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? यस सर। तो केमिस्ट्री से तो होगा नहीं काम। होगा क्या काम केमिस्ट्री से? नहीं सर। तो क्या करें? फिजिक्स यूज करो। फिजिक्स में सर क्या अंतर है? सिर्फ मास का अंतर है ना? अरे तो मास का अंतर तो बहुत बड़ा अंतर होता है ना? मास का यूज करके तो बहुत सारी चीज़ों को हमने सेपरेट किया ना बचपन से, केमिस्ट्री की क्लासेस में ही। भारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, हल्की चीज़ ऊपर रह जाती हैं, राइट? हाँ सर। हाँ सर। सर इतना अंतर थोड़ा है, 230 238 थोड़ा सा तो अंतर है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। उपाय क्या होगा? उसको मेल्ट करिए और नॉर्मल ग्रेविटी से वो सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए यूज़ करिए किसका? सेंट्रीफ्यूज का। मतलब क्या है? दो उसको मेल्ट कर दीजिए और खूब जोर जोर से 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 घुमाइए। तो जो बाहर कौन जाएगा? भारी वाला 238 बाहर चला जाएगा और अंदर कौन रह जाएगा? 235, राइट? हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं? तो सर उसको, फिर से बोलिए ना। अरे भैया यूरेनियम लिया, उसको मेल्ट कर दिया, ठीक है? उसको मेल्ट करके एक मशीन में डाल दिया जो उसे खूब जोर जोर से घुमाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भारी वाला सामान होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा और हल्का सामान अंदर आ जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 238 बाहर की तरफ चला जाएगा, 235 अंदर की तरफ रह जाएगा। अब क्या करो? अंदर वाला लेयर हटा ले लो, हटा दो। तो आप ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने से क्या होगा? धीरे धीरे करके यूरेनियम 238 कम होता रहेगा, 235 बढ़ता रहेगा। जब आपका 50% यूरेनियम 235 पहुंच जाए या 40% यूरेनियम 235 पहुंच जाए, उसके बाद फिशन पॉसिबल होता है। ओके, समझ में आई बात? यस सर। ओके, सो हमें क्या करना है?
हमें यूरेनियम लेना है, उसमें से 238 को हटाना है यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। एटलीस्ट 50% यूरेनियम 235 होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 50%, एटलीस्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 50% पोर्शन यूरेनियम 235 का होना चाहिए। उसके बाद यूरेनियम 235 एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रख लो, उसको क्रिटिकल मास से ज़्यादा रख लो और उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन मार दो, फट जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। कितना आसान है ना बेटा, कितना आसान है ना। नहीं सर। नहीं सर। मुश्किल क्या है भाई, आसानी तो है। यूरेनियम लाए, उसको मेल्ट किया, जोर जोर से घुमाया, जोर जोर से घुमाया, हल्के वाले को छान लिया, भारी वाले को फेंक दिया, राइट? हाँ सर। बन गया बम। इतना ही करना है, समझ में आया? हाँ सर। बन गया बम, इतना ही करना है, कुछ खास मुश्किल काम नहीं है। दिक्कत क्या है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होगी ना ये वाली, वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने वाली चाहिए, वो उतनी आसानी से बनती नहीं। इनफैक्ट जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया था ना इंडिया के बाद 1998 में, हाँ उसके बाद सब कुछ था, वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन नहीं बना पा रहा था जोर जोर से घुमाने वाली, ठीक है? उसने वो मशीन जर्मनी से उधार ली सीक्रेट में। ओके, समझ में आया? ओके। हाँ सर। तो लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम, सर पहला न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा? सर पहला न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा? तो यार उसके लिए तरीके हैं, वो आ जाता है इधर उधर से, ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है उसमें। उससे बड़ी बात ये है, पहला न्यूट्रॉन तो मिल ही जाएगा, और नहीं भी हो तो ऐसे भी एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स तो घूमते ही रहते हैं ना। तो वो मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पहला न्यूट्रॉन बड़ी बात नहीं है। ओके सर, तो सर बस इतना सा काम किया, जाके हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा दिया यूएसए ने? ले हाँ बेटा। सर एक प्रॉब्लम है, क्या सर? अगर यूरेनियम कम है तब वो बम नहीं है, और यूरेनियम ज़्यादा है तो बम है ना? यही ना पढ़ा अपन ने, क्रिटिकल मास। यस और नो? सर मिनिमम अमाउंट ऑफ यू एनर्जी है कि मास है? क्रिटिकल मास लिख रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम है ये। ओह अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम अगर हमारे पास है तो क्या है, वो बम है, और नहीं है तो बम नहीं है, राइट? तो सर हाँ सर। उसको यूएसए से उड़ाकर जापान तक लेके कैसे गए? तो रास्ते में फट जाएगा, है ना? हाँ सर। भाई सिंपल सी बात है, इतना कुछ सॉल्व कर लेती, छोटी सी बात नहीं सॉल्व कर पाओगे? यूरेनियम के 2 टुकड़े कर लिए, ठीक है, 2 टुकड़े लेके गए, हिरोशिमा के ऊपर पहुंचे, दोनों को जोड़ के गिरा दिया, खत्म, राइट? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हो गया, इतना ही था, ठीक है। ऑल दो एक छोटी सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो हम लोग यूरेनियम खरीद नहीं सकते, कहीं से भी नहीं खरीद सकते, कंट्री का खरीदना अलाउड नहीं होता। आप और मैं क्या खरीदेंगे दिवाली में? नहीं तो दिवाली में हम लोग न्यूक्लियर बम ही फोड़ दें, है ना? हाँ सर। पोल्यूशन से तो मतलब है नहीं, जो भी है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए, इसलिए आप और मैं नहीं बना सकते। दूसरी बात, न्यूक्लियर बॉम्ब यूरेनियम से नहीं बनता, ठीक है? समझ में आई बात?
सर तो किससे बनता है? पीओ किसका सिंबल होता है यार? पीओ यूरेनियम का अगला बाद में आता है ना वो। पो, पोलोनियम। हाँ पोलोनियम, वही है, उससे बनता है। वो भी खरीदना अलाउड नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं अलाउड है, ठीक है। तो जो भी है, मतलब बेसिकली ये जो यूरेनियम 238 एक एक न्यूट्रॉन खा जा रहा था ना, यूरेनियम 239 बन रहा था, उस 239 से पोलोनियम बनता है और उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो ये जो विलन बना रखा था ना जिसको मैंने, हाँ सर। न्यूक्लियर बॉम्ब उसी से बनता है। मतलब उसी से नहीं बनता, उसका यूज करके बनाया जा सकता है। वो कहते हैं ब्रीडर रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? ब्रीडर रिएक्शन। खैर वो सब सिलेबस में नहीं है, मैं फालतू चला गया। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फिशन कैसे काम करता है यूरेनियम 235 का? यस सर। एक एक स्टेप समझ में आई? याद रहेगी ना इस सारे स्टेप्स? क्योंकि मैंने हर स्टेप में प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन समझाया है, तो मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। रहेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है फिर। तो आपका यूरेनियम हो गया, सॉरी फिशन का ये वाला पार्ट हो गया, है ना? तो सर बम बनाने के लिए तो हम आपको सिर्फ बम बनाने के लिए तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं ये सब, क्योंकि बम तो आपको बनाना सिखाना नहीं है, राइट? क्या बनाना सिखाना है आप लोगों को? इंजीनियर बना रहे हैं ना आपको, क्या बनाना सिखाना है? कुछ कंस्ट्रक्टिव। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, अब वो सीखो। जब तक बम नहीं सीखोगे तब तक पावर प्लांट समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब न्यूक्लियर पावर प्लांट समझेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बढ़े आगे। हाँ सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट ही बोल दो, और क्या बोलेंगे? प्लांट तो खैर अलग चीज़ हो जाती है, बट मेरे को वर्ड समझ नहीं आ रहा। न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? यूजिंग न्यूक्लियर पावर, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो सर, ये इसके लिए हम यूरेनियम यूज करते हैं, बता देता हूँ। देखो यूरेनियम उतना बड़ा बम नहीं है जितना पोलोनियम बनाता है, ठीक है? यूरेनियम डेंजरस बम है। यूरेनियम से भी, मतलब अगर आप कहीं फोड़ दोगे तो किसी नॉर्मल बम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब अगर एक नॉर्मल बम अगर एक बिल्डिंग गिराती है, तो न्यूक्लियर बम जो है वो मतलब 110 सिटी तो उड़ा ही देगा, ठीक है? उसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। जो सिर्फ यूरेनियम से बनता है ना न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको क्या बोलते हैं? डर्टी बॉम्ब कहते हैं, ओके? यस सर। सस्ते में बना हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब, समझ में आई बात? तो वो भी बहुत डेंजरस होता है, ऐसा नहीं है। बॉम्ब उससे ही बनता है, पर देखो न्यूक्लियर बॉम्ब बना कौन रहा है? कंट्रीज बना रही है। किस लिए बना रही है? दूसरी कंट्रीज को डराने के लिए बना रही है। तो ज़्यादा डेंजरस बनाएंगी ना, कम डेंजरस थोड़ा ना बनाएंगी, हाँ सर। ठीक है? तो इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग? पोलोनियम यूज़ करते हैं। वैसे अदरवाइज यूरेनियम से भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, बन सकता है, ठीक है? चलो फिर, न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? सर न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करेगा? तो यूज़ तो हम लोग क्या करेंगे? यूरेनियम यूज़ करेंगे, है ना? अब यूरेनियम में क्या कराना है हमें? यूरेनियम में फिशन कराना है। फिशन का मतलब हमें क्या चाहिए? क्रिटिकल मास, राइट? और सर क्रिटिकल मास हो गया तो बम बन जाएगा। अरे यार ये क्या मजाक है? फंस गए ना? फंस गए कि नहीं फंस गए? हाँ सर। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं यूरेनियम रॉड्स। वी यूज़ यूरेनियम रॉड्स। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक एक करके समझेंगे, एक बार में नहीं समझ में आया। तो मेरे पास ये एक यूरेनियम, एक नहीं खूब सारे यूरेनियम रॉड्स हैं जो कि 3 डायमेंशनल एरेज में लगे हुए, 3 डायमेंशनल एरे में लगे हुए हैं। मेरे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसलिए मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ। पर ये 3 डायमेंशनल एरे में यूरेनियम रॉड्स रखे हुए हैं। समझ में आ गई बात?
चलो, अब यूरेनियम रॉड्स को मैंने, ये हर एक यूरेनियम रॉड का मास क्रिटिकल मास से काफ़ी कम है, इसलिए कोई भी एक यूरेनियम रॉड अपने आप में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। समझ में आई बात? यस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो निकलेंगे इसके अंदर से, वो सफिशिएंट कोलिजन्स करके स्लो नहीं हो पा रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट तक स्लो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। अभी भी यहां से जो न्यूट्रॉन निकल रहा है वो जा रहा है दूसरे रॉड की तरफ, क्योंकि चारों तरफ रॉड्स हैं। ठीक है, बोला मैं पूरा 2 डायमेंशनल एरिया, अगर टॉप से देखोगे तो पूरा ऐसे भरे हुए रॉड्स, झींग 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 भरे, पूरे भरे हुए रॉड्स। इसलिए अगर यहाँ से कोई न्यूट्रॉन निकलता तो कहीं ना कहीं हर रास्ते में उसको कोई ना कोई रॉड मिल ही जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो अल्टीमेटली कोई न्यूट्रॉन निकलेगा तो दूसरी रॉड से टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके। तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन निकला और रॉड नहीं मिला, वो चुपचाप भाग गया। लेकिन दिक्कत क्या है? स्लो नहीं होगा, है ना? क्या दिक्कत है? इट वोंट गेट स्लो इनफ टू मेक फिशन पॉसिबल। ओके बेटा, तो सर स्लो नहीं होगा तो फायदा क्या? फिशन होगा नहीं, स्लो कराना पड़ेगा, बिल्कुल कराना होगा। स्लो कराने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? बीच में कोई कोलिजन करने के लिए न्यूक्लियस देना है ना, जिससे न्यूट्रॉन जाके कोलाइड करके स्लो हो, राइट? है ना? बोलिए भाई, इस न्यूट्रॉन को इस रॉड से पहुंचने से पहले स्लो करना है। इस न्यूट्रॉन को एक रॉड से निकालकर दूसरे रॉड तक निकलने से पहले स्लो कर देना, यही करना है ना हमें, तभी तो फिशन होगा। तो स्लो करने के लिए हमें इसे कोलिजन करने के लिए कोई देना पड़ेगा, बीच रास्ते में कोई ना कोई होना चाहिए जिससे कोलाइड कर पाए। तो हमने क्या किया? इसको एक कंटेनर में रख दिया, और कंटेनर में क्या भर दिया? क्या भर दिया? न्यूट्रॉन। D2O भर दिया, हेवी वाटर, या फिर क्या भर दिया? ग्रेफाइट भर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो उस ग्रेफाइट से या D2O से टकराकर आपका जो न्यूट्रॉन है वो स्लो हो गया, है ना? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, मॉडरेट, इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर। पूरे में ग्रेफाइट भरा हुआ है या पूरे में हेवी वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इनसे कोलाइड कर करके न्यूट्रॉन स्लो हुए, जाके दूसरे इसमें चले गए, रॉड में चले गए, और वहां जाके फिशन कर दिया। तो सर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ सर? मतलब इससे बढ़िया एक साथ इकट्ठा ही रख देते, अगर फिशन करवा ही दिया तो फायदा क्या हुआ? बताइए। बम फिर भी बम की तरह धमाका तो कर ही देगा ना ये, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो। हाँ, है ना? तो क्रिटिकल मास से तो कम है ना? क्रिटिकल मास से कम होने में दिक्कत क्या थी? कि न्यूट्रॉन स्लो नहीं हो रहा था। स्लो करने का हमने दूसरा तरीका निकाल लिया, कहानी खत्म हो गई। तो बॉम्ब तो फिर बन गया। ये बना कि नहीं बना? हाँ सर। ओके, तो मतलब हमें कुछ तो हमने अचीव किया होगा ना इतनी मेहनत करके। एक चीज अचीव करी सर, क्या? ये न्यूट्रॉन सर रॉड के अंदर स्लो नहीं हो रहा है, बाहर स्लो हो रहा है, राइट? ये हमने अचीव किया अभी तक, है ना? हाँ सर। अब हम चाहें तो इस न्यूट्रॉन को उठाकर अलग कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स क्या करते हैं? ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब कैडमियम रॉड्स कितनी डुबानी है, कितने लेवल तक डुबानी है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग कैडमियम रॉड का लेवल डिसाइड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैडमियम रॉड्स को क्या बोलते हैं? कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कैडमियम रॉड्स इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब समझिए बात को। आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन किया, आपने देखा अरे
रिएक्शन बहुत तेजी, रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, तो एक काम करो कैडमियम रॉड्स को थोड़ा बाहर निकालो, तो रिएक्शन की रेट बढ़ने लग जाएगी। अरे ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा वापस अंदर करो। समझ में आई बात? हाँ सर। कैडमियम रॉड्स को आपने कितना अंदर डाल रखा है उससे डिसाइड होगा ना कि कितने न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से दूसरे यूरेनियम तक जा सकें। यस। अप्रॉक्सीमेटली हाँ सर। पर रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं। आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1.01 से लेकर 1.1 न्यूट्रॉन पर रिएक्शन आपको ऐसे चाहिए जो कि अगला रिएक्शन करे, तब जाके आप कंट्रोल कर पाओगे। उसको भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ऊपर नीचे करके कि अभी एनर्जी ज़्यादा बन रही है, कम बन रही है, थोड़ा बढ़ाओ थोड़ा घटाओ। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके लिए क्या यूज़ किया हम लोगों ने? कंट्रोल रॉड्स। ओके बेटा, समझ में आया? मॉडरेटर समझ में आ गया, कंट्रोल रॉड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। इसके बाद क्या हुआ सर? सर हाँ बेटा। सर जब न्यूट्रॉन बाहर स्लो हो जाएगा तो वो किसी और के साथ फिजन नहीं हो जाएगा किसके साथ फिशन होगा? सर? और जो हम D2O डाल दिए, ग्रेफाइट डाल दिए, बेटा कैडमियम D2O डाल और दिए। ग्रेफाइट फिशन नहीं करते, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे न्यूट्रॉन को। कैडमियम एब्जॉर्ब करेगा और फिशन नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फुल्का अल्फा बीटा डीके कर देगा। ठीक है। सर लेकिन रिएक्शन से तो लॉस्ट हो गया ना, क्योंकि अब हाँ, रिएक्शन से हमने न्यूट्रॉन निकाल लिया तो उससे हमें कोई नया आइसोटोप मिल गया कैडमियम का। दिक्कत क्या है? वो हर आइसोटोप थोड़ा ना फिशन करेगा हर एक चीज़ का। भाई यूरेनियम 236 फिशन करता है। ठीक है। हाँ सर, बट जितना निकला न्यूट्रॉन फिर तो कम हो गया ना। मान लो, हाँ एग्जैक्टली मान लो हमें क्या चाहिए, दिक्कत क्या है? बॉम्ब क्यों बनता है? क्योंकि 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 27 होता है, 27 के बाद 81 होता है, और ऐसे करके बहुत तेजी से रिएक्शन बढ़ जाती है, राइट? है ना? यस सर। और हमें चाहिए कि नहीं 27 पे कांस्टेंट रहे। ओके, कांस्टेंट रेट से एनर्जी मिलती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा था ना कि आपको कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए यूजफुल है, जो आपको कांस्टेंट रेट से लंबे टाइम तक एनर्जी दे सके। क्लास 10 में पढ़ा था आप लोगों ने, याद नहीं होगा, बट वही ना सोर्स होगा हमारे लिए काम का सोर्स। वो तो सर यहाँ फेवरेबल है कि कम हो जाता है। हाँ, हमें सडन ब्लास्ट नहीं चाहिए। सडन ब्लास्ट है तो बॉम्ब है। देखो, एनर्जी बॉम्ब में भी है, एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर में भी है, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें बस उस एनर्जी को कंट्रोल करना है कि कंट्रोल रेट से, कांस्टेंट रेट से हमें वो एनर्जी मिलती रहे। ओके, यस सर। तो हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, जो 3 न्यूट्रॉन निकले ना उसमें से 2 न्यूट्रॉन को हटा देंगे। ठीक है, हाँ सर। तो अब कांस्टेंट रहेगा ना, 1 से 1 ही बन रहा है, राइट? सर लेकिन हमेशा तो पता नहीं होगा कि 2 चला ही जा रहा है। तो उसी लिए तो कैडमियम रॉड का लेवल हम लोग कम ज़्यादा करते रहेंगे कि कहाँ पर स्टेबल हो रहा है। ठीक है सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकला, जो ऐसे समझ लो, मैं डायग्राम में ऐसे बना देता हूँ कि 3 न्यूट्रॉन निकले। इसको कैडमियम ने अब्जॉर्ब कर लिया, इसको कैडमियम ने अब्जॉर्ब कर लिया, और ये जाके रिएक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सो सर। पर रिएक्शन जो 2.5 या 3 न्यूट्रॉन बन रहे थे, उसमें से हमें अगर ऑन एन एवरेज हम 1.01 या 1.1 के लेवल पे न्यूट्रॉन्स को आगे फिशन कराने दें, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? सो हम लोग वही उसी तरीके से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं बाय डिपिंग, मतलब कैडमियम रॉड को अंदर डाल के और बाहर निकाल के, मतलब उसको कंट्रोल करके। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स को कंट्रोल करके। ठीक है, अब देखो ये कंट्रोल रॉड्स बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या हुआ इन सब के बाद? ये सब तो अपन ने कर लिया, क्या बात कहानी बाकी है? क्या कहानी बाकी है सर? देखो भाई, सर एनर्जी गई कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनी? ये सब करने से तो बस हमें एनर्जी हवा में मिली जा रही है। किस फॉर्म में मिल रही है? सराउंडिंग में अगर एनर्जी डिसिपेट होगी तो किस फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलेगी बताइए? थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट में Heat. के फॉर्म में मिलेगी। अब देखो, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये यूरेनियम रॉड्स जो है मेल्ट हो जाएंगी। मेल्ट होके कहाँ जाएंगी?
इकट्ठा हो जाएंगे नीचे, एक बड़ा सा बॉब बन जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। बूम। यस और नो? क्रिटिकल मास से बड़ा हो गया ना, सारी डॉट्स में इकट्ठा हो जाएंगी हाँ सर। तो बूम हो गया फिर से। अरे यार, ये तो नहीं होने दे सकते। ये होने दे सकते हैं क्या? नहीं सर। शहर के शहर उड़ जाएंगे भाई, ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब कुछ नहीं, ये इसको गर्म नहीं होने दे सकते, मतलब इसको एक टेम्परेचर को एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने दे सकते। इसके लिए हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा, राइट? यस सर। ठंडा कैसे करेंगे? ठंडा करना तो सिंपल है सर, क्या पानी डाल दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी डाल देंगे इसके ऊपर, है ना? हाँ सर। तो सर हमने अचीव क्या किया? हमने इतनी मेहनत करके रिएक्शन कराई जिससे एनर्जी निकली और चीज़ें गर्म हुई और हमने पानी डाल कर ठंडा कर दिया। हाँ, अचीव क्या किया हमने? हमने अचीव किया स्टीम। उससे चलाएंगे स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से बनाएंगे बिजली। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग प्रॉपर। मैं इसके आगे मैं पूरी ड्राइंग में वो सब करके नहीं दिखा रहा कि पानी डाला और ये करा और कूलेंट डाला। समझ में आ गया ना इसके आगे क्या क्या हो रहा है? हाँ सर। इसके थ्रू खूब सारा पानी सर्कुलेट किया, जो यहाँ पे पानी की फॉर्म में आया, यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम से स्टीम इंजन चलाया, उसको वापस से पानी में कन्वर्ट करके फिर से सर्कुलेट कर दिया। ट्रर। आप किसी बुक में डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? यस सर। याद सर, रहेगा? हाँ बेटा। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, हाँ, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो सब इससे बर्न क्यों नहीं कर देते, अबे प्लास्टिक वगैरह? अबे बर्न करके तो नुकसान हो जाएगा ना भाई। प्लास्टिक सर को तो बर्न, अर्थ पे सुनो बात, उससे सुनो सुनो प्रॉब्लम है। हाँ। प्लास्टिक को बर्न नहीं करना चाहिए। बर्न करेगा तो प्लास्टिक के अंदर जो कार्बन है वो तो एटमॉस्फेयर में गया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, बेसिकली क्या हाँ, बनाया? पोल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बनाए ना। इसलिए तो उनको दबा दबा के हम समुद्र के नीचे फेंके जा रहे हैं या ज़मीन के अंदर गड्ढा करके भरे जा रहे हैं, लैंडफिल में डाले जा रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, उसको जलाया नहीं जाता भाई, जलाओगे तो मतलब जो हम लोग अभी तक ख़त्म हो चुका होता। ठीक है सर। ठीक है, चलो जो भी है भाई, लोगों को लगता है जला दो चीज़ें खत्म हो गई। जलाने से चीज़ें खत्म नहीं होती, जलाने से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ओके। यस सर। कुछ लोग बाबा लोग ऐसे ज्ञान देते हैं ना, मतलब आप लोगों को ना दिवाली में घी के दिए जलाने चाहिए, घी के दिए जलाने से ऑक्सीजन बनता है। मैंने लगता तुम मतलब तुमको पता है जलाने का मतलब क्या होता है? कंबशन की डेफिनेशन पता है? ज्ञान देने आ जाता है भाई, सच में। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना इस चीज़ को, बर्निंग घी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, देखना कितने रिजल्ट मिलेंगे लाइन से। हाँ सर, हवन के लिए भी तो सब बोलते हैं हवन के हवन लिए बोल, हवन करना चाहिए, उससे ऑक्सीजन बनता है। मैंने बोला हवन करना। ठीक है, तो जो भी है, मुझे ऐसे वीडियो खैर मुझे डालने में बड़ा डर लगता है भैया यूट्यूब पे, पता नहीं क्या हो जाए, है ना? कोई ऑफेंड होके पता नहीं क्या बोल दे, है ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। तो न्यूक्लियर फिशन में दोनों काम हो गए, अपन ने बम भी बना लिया, रिएक्टर भी बना लिया, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बना ली। इलेक्ट्रिसिटी घर पे पहुंचाना हमें आता ही है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, लास्ट यस। टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन। बचपन में क्या पढ़ा था? सन क्या है? आग का गोला। कोई आग का गोला नहीं है, वहां क्या होता है? सन की एनर्जी का यही सोर्स है, किसी भी स्टार की एनर्जी का क्या सोर्स है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे, अच्छा, दो छोटे न्यूक्लियस जुड़ते हैं, एक थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी देते हैं। ओके, यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर।
देखो यार, इसकी रिएक्शन मेरे को याद नहीं है तो मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। क्या होता है इसमें, शुरुआत करते हैं हम लोग ड्यूटेरियम से। इससे क्या बनेगा, हीलियम बनेगा और एक न्यूट्रॉन बनेगा, और साथ में कुछ 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये सेम दो चीज़ें मिलें और हमें उधर क्या मिले, हीलियम मिलने की वजह ये मिल जाए। इसका नाम याद है कि भूल गए? ट्रीटियम। हाँ, प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? यस सर। और सबसे बढ़िया क्या होता है, ये और ये जुड़ जाए तो क्या होता है, दे विल गिव हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आहा, ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटेरियम भी बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनेगा, से ड्यूटेरियम बनता तो, बट कैसे बनता है, न्यूट्रॉन बनाना है एक प्रोटॉन से, कुछ तो होता है उसमें। वो रिएक्शन मुझे ठीक से याद नहीं है, पर कुछ तो इसमें भी होता है कि मतलब दो हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं, कुछ उसमें मतलब म्यूऑन वगैरह वाला फंडा भी आ जाता है, और उसके बाद ड्यूटेरियम से ये सारी रिएक्शंस होती हैं। और आप देख रहे हो यूरेनियम 235 से हमें क्या मिला था, क्या मिला था यूरेनियम 235 से, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और यहाँ क्या मिल रहा है, 4 से 3.3, फिर 4 से 4, और यहाँ 5 से 17.6। समझ में आई बात? किसमें ज़्यादा एनर्जी है पर यूनिट मास, फिशन में कि फ्यूजन में? फ्यूजन में। फ्यूजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, प्लस फिशन के लिए क्या चाहिए था, यूरेनियम, अरे मिलता ही नहीं, ढूंढते मर, ढूंढ ढूंढ के थक जाओ। और फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन, अरे समुंदर पड़ा है पूरा, है ना? हाँ, है ना, पूरा का पूरा समुंदर पड़ा ना हाइड्रोजन का तो, हाँ सर। लिटरली, राइट। सो ऑब्वियसली फ्यूजन का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ता है, और फ्यूजन का सिर्फ पर यूनिट मास एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। तो सर हम फालतू में फिशन रिएक्टर्स क्यों बनाते रहते हैं, फ्यूजन रिएक्टर्स क्यों नहीं बनाते? प्रॉब्लम विथ फ्यूजन, प्रॉब्लम विथ फ्यूजन, हाइड्रोजन है, राइट। इसके पास +1 चार्ज है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी +1 चार्ज है। जब ये दोनों टकरा के मिलेंगे तब ना हमें कुछ हीलियम मिलेगा, आया ना? और क्या टकराना, हाइड्रोजन एटम्स को नहीं टकराना, कोलिजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियाई कराना है, राइट? है ना? यस। भैया क्यों दोनों को टकराने लगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, टकराएंगे नहीं कभी, है ना, राइट। सो दिस मीन्स we need high kinetic energy nucleus, right, which means
हाई टेम्परेचर। ओहो, जब तक बहुत सारा टेम्परेचर नहीं होगा तब तक हम फ्यूजन नहीं करा सकते, राइट? कितना? तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 केल्विन, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस बस, है ना? हाँ सर। बात ये है इसको अचीव कैसे करें। चलो किसी तरीके से अचीव कर भी लिया, तो रिएक्शन कौन से बर्तन में कराएं जो इतने डिग्री तक सेल्सियस तक बचा रहे? समझ में आई प्रॉब्लम? हाँ सर। कंटेनर कहाँ है? टेम्परेचर तो मैं अचीव कर भी लूँ मान लो किसी तरीके से, पर कंटेनर कहाँ से लाऊं? तो भाई बात ये है कि फिजिकल कंटेनर तो काम कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं सर। फिजिकल कंटेनर तो काम कर नहीं सकते, तो हमें कोई ऐसा कंटेनर चाहिए जो मेल्ट नहीं हो सके। कंटेनर का मतलब क्या होता है? कंटेन करने वाला, बाहर नहीं निकलने देने वाला, राइट? तो इट इज कंटेन्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग लैब में कराते हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो आर्टिफिशियल सन बना भी लिया है, आप लोगों ने शायद न्यूज़ में पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। सर हाई स्कूल के लैब में? चाइना ने ओह अच्छा। हाँ चाइना ने तो आर्टिफिशियल सन बना भी लिया है भाई, हाँ सर। है ना? जो मतलब करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंच भी जा रहा है, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर पहुंच जा रहे हैं। और उस टेम्परेचर पहुंच जाने का मतलब क्या? उतनी ज़्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे, राइट? यस सर। उतनी हाई स्पीड से मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूव कर रहे हैं, और बाहर ना निकले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, राइट? रिस्की बहुत है। जब रशिया में कहाँ हुआ था बेटा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला एक्सीडेंट? चेरनोबिल, सबने देखा ना टीवी सीरीज? हाँ, तो वो जो चेरनोबिल में जो कांड हुआ था उसमें तो एक शहर उड़ गया उनका, रशिया का, राइट? है ना? फ्यूजन, आई होप कि उस तरीके का कोई एक्सीडेंट फ्यूजन के केस में ना हो, पर क्योंकि फ्यूजन में और ज़्यादा एनर्जी है, अगर फ्यूजन में ऐसा कांड हुआ तो हो सकता है पूरी कंट्री उड़ जाए, या हो सकता है कि पूरा का पूरा अर्थ ही उड़ जाए, राइट? है ना? हाँ सर। जो कि आपके स्पाइडरमैन मूवी में हुआ था, पहली वाली, डॉक्टर ऑक्टोपस वाली। तो जो भी है, हमारे पास फ्यूजन कराने में दिक्कत क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें कंटेनर चाहिए था। कंटेनर नहीं मिला तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके उसको हम कंटेन कर रहे हैं। लैब में हम लोग कराते रहते हैं फ्यूजन, बट अभी तक इसको हम एज अ पावर प्लांट या रिएक्टर बनाकर हम यूज़ नहीं कर पाए हैं। मे बी विद इन नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स हम लोग प्रॉपरली अगर हमने को इसको बनाने में सक्सेस अचीव कर ली तो बाकी किसी सोर्स की जरूरत नहीं है एनर्जी के, है क्या? इतना पानी रखा समुंदर में, है ना? ऐसे भी ज़्यादा हो रहा है पानी, हाँ सर। वो डूब रहे हैं लोग, है ना? राइट? तो उसी से काम हो जाएगा, है ना बेटा? चलो फिर क्लास सर एनर्जी का इतना सोर्स है तो कोल खत्म हो रहा है तो सब इतना परेशान क्यों हो रहा है? बेटा अभी राइट नाउ नहीं है ना, कल खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? ओह हाँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।